हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल योर हिस्ट्री गाइड पर। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत के गवर्नर जनरल। जैसा कि हम लोगों का मॉडर्न हिस्ट्री का सीरीज चल रहा है, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे वीडियोस को पढ़ा है और पिछले वीडियोस के माध्यम से हम लोगों ने बंगाल के गवर्नर और बंगाल के गवर्नर जनरल को पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत के गवर्नर जनरल। तो अगर आप लोगों ने पिछले वीडियोज को नहीं पढ़ा है या मिस कर दिया है तो आप लोग प्लेलिस्ट से जाकर उसे ज़रूर देख लें। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत के गवर्नर जनरल को। 1833 के चार्टर्ड एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, जिसमें सबसे पहले बनकर आते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंक। कौन बनकर आते हैं? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लॉर्ड विलियम बेंटिंक को सबसे पहले बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया जाता है 1828 ईस्वी में। और हम लोग थोड़ा और उसके पीछे इतिहास में चलें तो बेंटिंक को सबसे पहले 1803 ईस्वी में मद्रास का गवर्नर बनाया गया था। तो यदि कभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाए पीछे से कि जो बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनकर आए थे वो सबसे पहले किस क्षेत्र के गवर्नर थे, तो सबसे पहले बनकर आए थे कहाँ से? तो मद्रास के गवर्नर बनाए गए थे 1803 ईस्वी में। तो सबसे पहले बेंटिंक का शासनकाल कब से कब तक है? तो बेंटिंक का शासनकाल है 1828 से 1835। बेंटिंक सबसे पहले मद्रास के गवर्नर बनाए गए थे 1803 ईस्वी में। 1828 ईस्वी में वो बनाए गए थे बंगाल के गवर्नर जनरल और 1833 के चार्टर्ड एक्ट के द्वारा वो बनाए गए भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। तो बेंटिंक से जो क्वेश्चन बनता है, इनका शासनकाल 1828 से 1835। ये सबसे पहले मद्रास के गवर्नर बनाए गए थे 1803 ईस्वी में। 1828 ईस्वी में ये बंगाल के गवर्नर जनरल बनाए गए और 1835 ईस्वी में ये बनाए गए 1833 के चार्टर्ड एक्ट के द्वारा ये बनाए गए भारत के गवर्नर जनरल। बेंटिंक उदारवादी और समाज सुधारक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। इन्होंने सती प्रथा का अंत किया 1829 और 30 ईस्वी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने तो बुक में 1829 पढ़ा है, तो जो राजा राम मोहन राय जी के द्वारा सती प्रथा को समाप्त करने के लिए प्रयास किया जा रहा था उसको कानूनी जामा पहनाया बेंटिंक ने और 1829 ईस्वी में उन्होंने बंगाल के क्षेत्र में सती प्रथा का अंत किया। लेकिन 1829 में बंगाल क्षेत्र में उन्होंने सती प्रथा का अंत किया, लेकिन 1830 ईस्वी में उन्होंने मद्रास और मुंबई के क्षेत्र में सती प्रथा का अंत किया। तो यहाँ से जो क्वेश्चन है 1829 ईस्वी में 1829 ईस्वी में बंगाल के क्षेत्र में सती प्रथा का अंत हुआ और 1830 ईस्वी में मद्रास और मुंबई के क्षेत्र में। उसके बाद बात करें ठगी प्रथा का अंत। ठगी प्रथा का अंत होता है 1830 ईस्वी में, लेकिन ठगी प्रथा का अंत करने का नेतृत्व किया था कर्नल स्लीमन ने और कर्नल स्लीमन को नियुक्त किया था विलियम बेंटिंक ने। तो यहाँ से दो क्वेश्चन कि ठगी प्रथा का अंत किसने किया था? तो ठगी प्रथा का अंत 1830 ईस्वी में कर्नल स्लीमन ने किया था, लेकिन कर्नल स्लीमन को नियुक्त किसने किया था? तो बेंटिंक ने। क्वेश्चन पूछा जाए कि ठगी प्रथा के अंत के समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो विलियम बेंटिंक। उसके बाद उनसे जो क्वेश्चन बनता है अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम। 1835 में एक रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट के तहत बेंटिंक ने घोषणा की कि अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया जाएगा और जो अन्य शिक्षाएं हैं उसको भी अंग्रेजी के माध्यम से दिया जाएगा। तो अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम किसने बनाया? विलियम बेंटिंक ने। उसके बाद बेंटिंक से जो जुड़ा क्वेश्चन है कि सरकारी सेवाओं में जो धर्म जात लिंग के आधार पर भेदभाव होता था उसकी समाप्ति भी किसके समय हुई? तो बेंटिंक के समय। 1833 के चार्टर्ड एक्ट में धर्म जात लिंग के आधार पर जो सरकारी सेवाओं में भेदभाव होता था उसके समाप्ति की बात की गई थी। तो एक क्वेश्चन पूछा जाए कि सरकारी सेवाओं में भेदभाव अंत किसके समय हुआ? तो बेंटिंक के समय। तो बेंटिंक से जितना भी क्वेश्चन बनता है हम लोगों ने देखा। बेंटिंक का शासनकाल 1828 से 1835। 1803 ईस्वी में वो मद्रास के गवर्नर बनाए गए थे। उन्होंने सती प्रथा का अंत किया 1829 से 1830। ठगी प्रथा का अंत बेंटिंक के समय हुआ 1830 ईस्वी में। सरकारी सेवाओं में भेदभाव का अंत बेंटिंक के समय हुआ और बेंटिंक ने अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया। अब बेंटिंक के बाद आते हैं मेटकॉफ।
1828 से 1835 रहते हैं बेंटिंग। 1835 से 1836 रहते हैं चार्ल्स मेटकाफ। मेटकाफ ये नाम याद रखना है आप लोगों को। इनसे एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, समाचार पत्रों का मुक्तिदाता। समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो मेटकाफ को। मेटकाफ के संबंध में कहा जाता है कि विलियम बेंटिंग के द्वारा ही समाचार पत्रों पर जो प्रतिबंध लगे थे, जैसे कई बार इन लोगों को संसद का सामना करना पड़ता था, रिपोर्ट जो होती थी वो दिखाकर समाचार पत्रों में छापी जाती थी, तो इस प्रतिबंध को समाप्त करने का प्रयास बेंटिंग के द्वारा जारी था या वो कर रहे थे, लेकिन इसको समाप्त किया मेटकाफ ने। तो मेटकाफ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स मेटकाफ को। और चार्ल्स मेटकाफ का शासनकाल रहता है 1835 से 1836। तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है कि भारत के गवर्नर जनरल को कम से सजाइए, तो कम से सजाने के लिए ही हम लोगों को सभी जितने भी गवर्नर जनरल हुए थे उन लोगों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो चार्ल्स मेटकाफ के बाद आते हैं लॉर्ड ऑकलैंड। सबसे पहले बेंटिंग के बाद आते हैं मेटकाफ, और मेटकाफ के बाद आते हैं ऑकलैंड। ऑकलैंड का शासनकाल रहता है 36 से 42। और लॉर्ड ऑकलैंड से एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है। वैसे तो इनके समय कई घटनाएं हुई थी, जैसे इस समय त्रिसंधि का दौर चल रहा था, लेकिन क्वेश्चन जो पूछा जाता है इनसे वो पूछा जाता है जीटी रोड। जीटी रोड यानी कि ग्रैंड ट्रंक रोड। हम लोग जानते हैं कि शेरशाह सूरी के द्वारा एक मार्ग बनवाया गया था जिसे शेरशाह सूरी मार्ग कहा जाता था, लेकिन इस मार्ग का नाम बदलकर ऑकलैंड के द्वारा ही जीटी रोड रखवा दिया गया। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीटी रोड का नाम, शेरशाह सूरी जो मार्ग था उसका नाम जीटी रोड किसने रखवाया? तो ऑकलैंड। इसलिए हम लोगों को इनको ध्यान में रखना है कि जीटी रोड किसने नाम दिया था? तो ऑकलैंड ने। बेंटिंग के बाद मेटकाफ, और मेटकाफ के बाद आते हैं ऑकलैंड। ऑकलैंड के बाद आते हैं लॉर्ड एलनब्रो। लॉर्ड एलनब्रो से दो क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले तो सिंध प्रांत का विलय 1843 ईस्वी में। जो पाकिस्तान सिंध प्रांत का क्षेत्र था 1843 ईस्वी में, वह भारत में लॉर्ड एलनब्रो के समय ही मिलाया गया था, यानी कि लॉर्ड एलनब्रो ने ही उसे भारत क्षेत्र में मिलाया था। कब मिलाया था? तो 1843 ईस्वी में। और दास प्रथा का अंत पूछे किसने किया था? तो लॉर्ड एलनब्रो ने किया था। कब किया था? तो 1843 ईस्वी में। कब किया था? 1843 ईस्वी में। तो एलनब्रो से दो क्वेश्चन। सिंध प्रांत का विलय 1843 ईस्वी में किसने किया? लॉर्ड एलनब्रो ने। दास प्रथा का अंत किसने किया? लॉर्ड एलनब्रो ने। कब किया? तो 1843 में। और इनका शासनकाल रहा है 1842 से 1844। और इनके बाद और आते हैं एक छोटे से समय के लिए, यानी कि छोटे से लॉर्ड हार्डिंग। हार्डिंग ने हार्ड वर्क किया और इन्होंने क्या किया? नरबल प्रथा का, जो नरबली प्रथा चल रही थी उसका दमन किया। किसने? लॉर्ड हार्डिंग ने। देखिए यहाँ पर हम लोग देखें तो विलियम बेंटिंग, और यहाँ देखेंगे हम लोग तो लॉर्ड डलहौजी। ये याद करने में हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जो कन्फ्यूजन क्रिएट होती है, वो कहाँ होती है? जो छोटे छोटे शासनकाल के लिए आए हैं, कन्फ्यूजन इसी में उठता है। तो इन्हीं को हम लोगों को ध्यान में रखना है। सबसे पहले बेंटिंग के बाद आते हैं मेटकाफ। मेटकाफ को क्या? मेटकाफ से जुड़े क्वेश्चन, समाचार पत्रों का मुक्तिदाता। उसके बाद आते हैं ऑकलैंड। ऑकलैंड से कौन सा क्वेश्चन? तो जीटी रोड। जीटी रोड के बाद, ऑकलैंड के बाद हम लोग देखें तो आएंगे एलनब्रो। कौन आएंगे? एलनब्रो। एलनब्रो ने दो काम किया। सबसे पहले तो सिंध प्रांत का विलय किया, और उसके बाद उन्होंने दास प्रथा का अंत किया। उसके बाद आते हैं लॉर्ड हार्डिंग। इन्होंने क्या किया? तो नरबली प्रथा का दमन। तो इन जो छोटे छोटे समय के लिए गवर्नर जनरल आए हैं, इन्हीं को ज़्यादा ध्यान में रखना है। उसके बाद आते हैं लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी से क्या क्वेश्चन आता है? तो लॉर्ड डलहौजी से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले तो इनका शासनकाल 1848 से 1856। कब से कब तक? 1848 से 1856। और लॉर्ड डलहौजी ने एक नीति चलाई थी, हड़प नीति, जिसे व्यापगत नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से जाना जाता है। अब समझते हैं सबसे पहले ये हड़प नीति क्या थी। तो हड़प नीति के माध्यम से
जिन भारतीय राजाओं के पुत्र नहीं होते थे वो पुत्र को गोद नहीं ले सकते थे, और जो उनका क्षेत्र होता था राजा का वो ब्रिटिश कंपनी के क्षेत्र में मिला लिया जाता था। तो इस हड़प नीति, और आप लोग जानते ही हैं और आप लोगों ने हमारे साथ पढ़ा भी है, 1857 की क्रांति का मुख्य कारण क्या बनी थी, तो ये डलहौजी की हड़प नीति। तो हड़प नीति के द्वारा किन किन क्षेत्रों को ब्रिटिश कंपनी के क्षेत्र में मिलाया गया था उसको हम लोग देखेंगे। और ये क्षेत्र को हम लोग याद क्यों कर रहे हैं, तो इस क्षेत्र आप लोग क्वेश्चन जब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाकर देखेंगे तो आप लोगों को बार बार क्वेश्चन मिलेगा कि हड़प नीति के माध्यम से ब्रिटिश क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र मिलाए गए थे। तो क्रम से सजाने के लिए हम लोगों को क्रम में पता जरूरी भी है, तो इसलिए देखते हैं। हड़प नीति के माध्यम से सबसे पहले मिलाया गया था सतारा का 1848 ईस्वी में, और सतारा को हम लोगों ने मराठा वाले चैप्टर में पढ़ा भी है। सतारा को 1848 ईस्वी में हड़प नीति के द्वारा भारतीय कंपनी के क्षेत्र में मिला लिया गया था। उसके बाद जोधपुर, संभलपुर, उदयपुर, हम लोगों को 3 याद करना है पूर्व वाले। सबसे पहले सतारा 1848, उसके बाद जोधपुर, संबलपुर और उदयपुर। और ये उदयपुर वो उदयपुर नहीं है राजस्थान वाला, कहाँ का, राजस्थान वाला नहीं है, ये कहाँ का है तो मध्य प्रदेश वाला। तो ध्यान रखना है, सबसे पहले सतारा, फिर जोधपुर, संभलपुर और उदयपुर। सतारा कब मिलाया गया 1848 ईस्वी में, जोधपुर कब मिलाया गया 1849 ईस्वी में, संभलपुर कब मिलाया गया 1849 ईस्वी में, उदयपुर कब मिलाया गया तो 1852 ईस्वी में। उसके बाद ध्यान रखना है झांसी, नागपुर, अवध, क्या क्या, झांसी, नागपुर, अवध। झांसी कब मिलाया गया 1853 ईस्वी में, नागपुर कब मिलाया गया 1854 ईस्वी में, और अवध कब मिलाया गया तो 1856 ईस्वी में। तो हम लोग एक बार फिर से देखते हैं, सतारा, जोधपुर, संभलपुर, उदयपुर, झांसी, नागपुर और अवध। सन याद करते हैं, सतारा 1848 ईस्वी में मिलाया गया। सतारा के बाद हम लोग देखेंगे तो जोधपुर 1849, और जोधपुर के बाद संभलपुर 1849, उदयपुर 1852, झांसी 1853, नागपुर 1854, और हम लोग बात करके सबसे लास्ट तो अवध कब मिलाया गया 1856 ईस्वी में। और डलहौजी से जो और क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें हम लोग देखें तो तोपखाना केंद्र डलहौजी ने कहाँ बनवाया था। डलहौजी ने तोपखाना केंद्र कहाँ बनवाया था, जो क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका आंसर है कहाँ बनवाया था तो मेरठ में। कहाँ बनवाया था, मेरठ में। और आप लोग जानते हैं ये वही मेरठ है जहाँ से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो यहाँ ये क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी 1857 की क्रांति में। और बात करें कि सेना का मुख्य केंद्र कहाँ बनाया था तो शिमला में। शिमला में उन्होंने सेना का मुख्य कार्यालय बनवाया था, ना कि सिर्फ मुख्य कार्यालय सेना का बनवाया था, बल्कि डलहौजी ने ग्रीष्मकालीन अपनी राजधानी भी कहाँ बनवाई थी तो शिमला में। शिमला से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेना का मुख्य कार्यालय कहाँ बनवाया था डलहौजी ने तो शिमला में, और दूसरा अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ बनाई थी तो शिमला में। बात करें तो डलहौजी, देखिए डलहौजी भारत में दोनों कामों के लिए जाना जाता है। एक तो विकासात्मक कार्यों के लिए भी जाना जाता है, दूसरी हड़प नीति जैसी जो उसने नीति चलाई थी जिसके द्वारा भारत में अव्यवस्था फैली थी, इसके लिए भी वो जाना जाता है। तो बात करें कि भारत में पहली रेल कब चली थी तो भारत में पहली रेल भी चली थी किसके समय, डलहौजी के समय। कब चली थी 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में। कब चली थी 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में। और कहाँ से कहाँ तक चली थी तो मुंबई से ठाणे के बीच में। और ये भी हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है। फ्रेंड्स, अगर आप लोग हमारे वीडियो लगातार देख रहे हैं तो आप लोगों की मॉडर्न हिस्ट्री में अच्छी पकड़ हो जाएगी और आप लोगों को मॉडर्न हिस्ट्री कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप लोगों ने अगर जो भी वीडियोज नहीं देखी है वो आप लोग प्लेलिस्ट से जाकर जरूर देख ली। तो हम लोग चलते हैं आगे। 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में पहली बार रेल भारत में डलहौजी के समय ही चली थी और मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी। अब हम लोग आगे बढ़ें तो 1854 ईस्वी में डाक टिकट का प्रचलन भी किसके समय चला
तो डलहौजी के समय। कब चला? 1854 में। 1854 में डाक टिकट का प्रचलन किसके समय चला? डलहौजी के समय। और डलहौजी के समय ही 1854 ईस्वी में ही प्रथम तार सेवा का प्रचलन भी चला था, जो कलकत्ता से आगरा के बीच में था। और कहा जाता है 1857 की क्रांति का दमन का कारण भी यह तार सेवा बनी थी। तो दो विकास दिए हम लोग देखते हैं विकासात्मक कार्य में। पहली रेल 1853 ईस्वी में डलहौजी के समय। 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में प्रथम डाक सेवा का प्रचलन भी डलहौजी के समय 1854 ईस्वी में। और तार सेवा का प्रचलन भी, तार सेवा भी डलहौजी के समय चली थी, कलकत्ता से आगरा के बीच में। और रेल चली थी मुंबई से ठाणे के बीच में। 1854 में एक विश्वविद्यालय में शिक्षा की व्यवस्था को अच्छे करने के लिए एक डिस्पैच आया था, जिसे चार्ल्स वुड डिस्पैच कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन, ये चार्ल्स वुड डिस्पैच किस लिए आया था क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो विश्वविद्यालय में शिक्षा के व्यवस्था को अच्छा करने के लिए। और बात करें तो अब डलहौजी ने हड़प नीति के माध्यम से कई क्षेत्रों को अपने ब्रिटिश कंपनी के क्षेत्र में मिलाया था, लेकिन उन्होंने कई अन्य क्षेत्रों को हड़प नीति के अलावा भी अपनाया था। जैसे 1850 ईस्वी में सिक्किम का विलय कर लिया था, 1852 ईस्वी में उसने पंजाब का विलय, और 1852 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध में उसने बर्मा को भी अपने क्षेत्र में, ब्रिटिश कंपनी के क्षेत्र में मिला लिया था। और हम लोग देखें तो उसके बाद 1848 से हम लोगों ने शासनकाल देखा, 1848 से 1856। 1856 के बाद भारत के अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में आते हैं लॉर्ड कैनिंग। तो हम लोगों ने अभी तक पढ़े बहुत, हम लोगों ने यानी कि जितने भी गवर्नर जनरल थे उनको पढ़ा, सबसे लास्ट हैं लॉर्ड कैनिंग। इससे पहले हम लोगों ने जिसको पढ़ा एक बार रिवीजन, यानी कि क्विक रिवीजन करते हैं। सबसे पहले किसको पढ़ा? बेंटिंग ने। बेंटिंग के बाद मेटकाफ, मेटकाफ के बाद ऑकलैंड, ऑकलैंड के बाद एलनबरो, एलनबरो के बाद हार्डिंग, हार्डिंग के बाद हम लोगों ने पढ़ा डलहौजी। और डलहौजी से बहुत सारा क्वेश्चन है। उसने हड़प नीति चलाई थी, हड़प नीति के माध्यम से उसने सतारा, जोधपुर, संबलपुर, उदयपुर, झांसी, नागपुर और अवध को अपने क्षेत्र में मिलाया था। उसके बाद उसके समय ही पहली रेल चली थी 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में। 1854 ईस्वी में उसके समय डाक सेवा का प्रचलन हुआ था। तार सेवा भी उसके समय चली थी। और बात करें हम लोग तो 1850 में उसने सिक्किम का विलय किया, 1852 में पंजाब का, और 1852 में द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध के माध्यम से बर्मा को अपने क्षेत्र में मिला लिया था। अब हम लोग बढ़ते हैं लॉर्ड कैनिंग के समय। लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल चलता है 1856 से 1862। लॉर्ड कैनिंग कहा जाता है कि वो इन परिस्थितियों से अलग होना चाहते थे, लेकिन जो हड़प नीति जैसी इतनी नीतियाँ चलाई थी, यानी कि डलहौजी ने जो इतने सारे कार्य किए थे, इसके कारण भारतीय लोगों में क्रांति की भावना जग चुकी थी। अब 1856 में ये बनते हैं भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, और एक वर्ष बाद ही होती है 1857 की क्रांति। तो 1857 की क्रांति के समय पूछा जाए कि गवर्नर जनरल कौन थे, तो 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग 1857 की क्रांति होती है। 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश कंपनी, यानी कि कंपनी का शासन समाप्त कर दिया जाता है और शासन सौंप दिया जाता है ब्रिटिश क्राउन को। तो जो लॉर्ड कैनिंग थे ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल बनते हैं, और यही बनते हैं भारत के प्रथम वायसराय। 1857 की क्रांति के बाद जब ब्रिटिश, यानी कि जब गवर्नर जनरल का सिलसिला समाप्त कर दिया जाता है और चालू होता है वायसराय का, तो प्रथम वायसराय बनकर आते हैं लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग से और भी सारे क्वेश्चन बनते हैं, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में वायसराय, भारत के जितने भी वायसराय हुए थे उसको पढ़ेंगे, तो उसमें लॉर्ड कैनिंग को हम लोग और विस्तृत से जानेंगे। तो आज हम लोगों ने 7 गवर्नर जनरल भारत के जो बने थे उनको देखा, और इनसे जितने भी क्वेश्चन लगभग बनते हैं उन सारे क्वेश्चनों को हम लोगों ने
पढ़ा है। तो अगर आप लोगों को ये याद नहीं हुआ है तो आप लोग एक बार इसे फिर से चला कर देखिए, निश्चित रूप से आप लोगों को याद हो जाएगा। याद होने के बाद आप लोगों के पास जो भी ऑब्जेक्टिव की बुक हो या जो भी बुक हो उससे क्वेश्चन बनाइए। आप लोग देखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों को इससे ज़रूर बनेंगे। तो ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।